हाँ तो बेटा अपना नेक्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हाँ वो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अपना, गाय में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए कौन सा खनिज पदार्थ दिया जाता है। गाय का दूध या भैंस हो, गाय भैंस हो, आपने देखोगे किसान क्या करता है कि कैल्शियम की बोतलें लेके आता है। क्या लेके आता है? बोतलें लेके आता है, जिनसे उनके जो दूध के अंतर्गत है ना, ये माना कि कम से कम 1-1.5 किलो दूध की मात्रा क्या हो जाती है, उनको खिलाने से पिलाने से बढ़ जाती है। ठीक है ना, किसकी मात्रा? कैल्शियम की मात्रा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल करेंगे विचार करने के लिए बैठे हैं। ठीक है ना। फाउल पॉक्स देसी मुर्गियों में बोरेलिएटा वायरस के कारण होता है। अब एक चीज ध्यान रखना, आपको ये तो पता लगा कि फाउल पॉक्स मुर्गी में होता है किसके कारण है, किसके कारण हो रहा है गुरुजी? वायरस के कारण। चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो उसका वाहक भी पूछता है, नहीं दे भी देता है ना, तो क्या देगा? फाउल पॉक्स वायरस के कारण होता है। पूछ लेगा फाउल पॉक्स किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, कवक के कारण होता है, माइकोप्लाज्मा के कारण होता है, किसके कारण होता है? तो बेटा ध्यान रखना, किसके कारण हो रहा है? वायरस के कारण। फाउल पॉक्स टर्की मुर्गी में किसके कारण हो रहा है? बोरेलियोटा मेलिग्रैंडिस के कारण। ठीक है ना, ये भी बिल्कुल सही है। खूनी पेचिस कोक्सीडियोसिस आइमेरिया प्रजाति के कारण होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। उपरोक्त सभी आंसर सही है। तो एक चीज ध्यान रखना बेटा, जो खूनी पेचिस है ना, ये कोक्सीडियोसिस आइमेरिया वायरस नहीं है, ये ध्यान है क्या है? प्रोटोजोआ है। ये क्या है? प्रोटोजोआ के कारण। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि खूनी पेचिस किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ से होता है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, किसके कारण होता है? तो ध्यान रखना, आपको आंसर क्या देना? प्रोटोजोआ। ठीक है ना, ये चीज आपको एक चीज का पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जीवाणुनाशक नहीं है? अब ध्यान रखना, जीवाणुनाशक क्या होता है कि वे औषधि जो जीवाणुओं को संपूर्ण तरीके से या उनके बीजाणु से क्या कर देती है? नष्ट कर देती है, उनको पनपने नहीं देती है, उनको क्या बोलेंगे बेटा? जीवाणु नाशक। ठीक है ना। एक होता है जीवाणु रोधी, दोनों में बहुत फर्क होता है। अभी बोल रहा हूं, एक होता है जीवाणु रोधी। रोधी का मीन्स होता है रोकना, मतलब जीवाणु की वृद्धि को क्या करता है? वो रोकता है, बढ़ने ही नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? नाशक। नाशक का मतलब क्या होता है? नाश करना, नाश करना, नाश करना, विनाश करना। ठीक है ना। तो निम्न में से कौन सा जीवाणु नाशक नहीं है पूछा है, तो ध्यान रखना, मैं एक ट्रिक लिखता हूं, काफिला। आपको दिखेगा ही नहीं, ये काला ही रंग से लिखता हूं और काले ही रंग पे एक शायरी हो जाती है फिर कि रंग काला भी उस पर जचता है पर लगती है जो आसमानी में। कि रंग काला भी उस पर जचता है पर लगती है जो आसमानी में। पाँव दरिया में डालकर बोली ऐसे लगती है आग पानी में। ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे आग को पानी में ही आग लगानी है अपन को भी। निम्न में से कौन सा जीवाणुनाशक है? तो ध्यान रखना, काफिला। ये ट्रिक आपको क्या याद रखनी है? ट्रिक। ठीक है ना। का से क्या बना बेटा? कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड। फीस से क्या बना? फिनाइल। ला से क्या बना? लाइसोल। अब आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा जीवाणुनाशक नहीं है, तो ये तीनों क्या है? जीवाणुनाशक है। कार्बोलिक एसिड आ गया, फिनाइल आ गया, लाइसोल आ गया, तो डिटोल नहीं है। सिंपल सा है, क्या हो गया? डिटोल नहीं है। अब पूछ ले कि डिटोल क्या है, तो ध्यान रखना, जीवाणु रोधक। डिटोल क्या है बेटा? जीवाणु रोधक। कैसे जीवाणु रोधक कैसे पता लगाएंगे? आपने देखा होगा जब आपकी लग जाती है, उंगली कट जाती है, तो घर वाले क्या करते हैं? डिटोल डाल देते हैं। जहाँ पे भी लगी हुई होती है वहाँ पे क्या डाल देते हैं? डिटोल डाल देते हैं, ताकि जीवाणुओं की वृद्धि और इससे ज़्यादा क्या नहीं हो, बढ़ सके। तो वो क्या करते हैं? जीवाणु को क्या करते हैं? रोकते हैं। वो क्या करते हैं? जीवाणु को रोकते हैं। ठीक है ना। तो जीवाणु रोधी में कौन का आता है? डिटोल आता है। डिटोल के साथ में लाल दवा आती है जिसे KMnO4 बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करेंगे बिल्कुल विचार। अब एक चीज ध्यान रखना, नीचे से सोल्व करते हैं और नीचे से सोल्व करेंगे तो जल्दी सोल्व हो जाएगा। ठीक है ना।
लेयर्स और ब्रायलर्स। अंडे देने वाली मुर्गियों को लेयर्स बोलते हैं। तो पहले में क्या आ जाएगा, अंडे उत्पादन के लिए पाली गई मुर्गियां लेयर्स। ब्रायलर्स, मांस उत्पादन के लिए पाली गई मुर्गियां क्या कहलाती है, ब्रायलर्स होती है। ठीक है, मांस उत्पादन के लिए पाली गई मुर्गियां क्या कहते हैं, ब्रायलर्स। तो एक काम करते हैं, डी में 1 और बी में 2, डी में 1 और बी में 2। तो इधर तो डी में 1, पहले में 1, डी में 1, तो ये तो नहीं हुआ, ये तो फिर भी है, डी में 2, ये दोनों तो कट गए। 3 में क्या है बेटा, 2, 3 में 2, इधर तो है, 3 में 4, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अब एक काम कर लेते हैं, डिबार्किंग। डिबार्किंग क्या होता है, मुर्गियाँ होती है, मुर्गियों के जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी चोंच का 1/4 भाग, कितना बेटा, 1/4 भाग क्या करते हैं, काट देते हैं कैंची से, उसको क्या बोलते हैं, डिबार्किंग। तो एक काम कर लेते हैं, जेले डिबार्किंग। सीयरिंग क्या होता है, बेड़ों में ऊन काटना। सीयरिंग क्या होता है बेटा, बेड़ों में ऊन काटना क्या कहलाता है, सीयरिंग। ठीक है ना। नेक्स्ट, गर्भकाल पूर्ण होने के पश्चात मृत भ्रूण का बाहर आना क्या कहलाता है, मिसकैरेज। 100% कह रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनर दे दे 99.99% बच्चे गलत करेंगे, इसको गलत करेंगे। क्यों, सभी जानते हैं कि अगर बच्चा पहले आ जाता तो वो क्या कहलाएंगे, मिसकैरेज। ये नहीं होता बेटा। गर्भकाल पूर्ण होने के पश्चात, गर्भकाल पूर्ण होने का मतलब समझते हो, जैसे मान लो 9 महीने का बच्चा होता है, कितने महीने का होता है, 9 महीने का, उसके 9 महीने कंप्लीट हो गए, ठीक है ना, वो 9 महीने का हो चुका है। अगर उस टाइम पे वो मतलब पूर्ण विकसित बच्चा हो चुका है, अगर उस टाइम पे वो बच्चा अगर मृत निकलता है तो उसको बोलते हैं बेटा स्टिल बर्थ। क्या बोलते हैं, स्टिल बर्थ बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्टिल बर्थ। मिसकैरेज क्या होता है, मिसकैरेज को आपको समझाता हूँ। मिसकैरेज क्या होता है, आपने देखा होगा कि नई नवेली शादी होती है या कोई भी पशुओं में होता है, जैसे जो बच्चा होता है वो या तो 1 महीने का या 2 महीने का या 3 महीने का, मतलब ठहरता ही नहीं है पेट के अंदर, वो क्या होता है, खराब हो जाता है। ठीक है ना, उसको बोलते हैं मिसकैरेज। ठीक है ना, समझ गए ना। अब इसके अंदर 2 और है, एक है मैस्टाइटिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। ठीक है ना। मैस्टाइटिस इसको बोलते हैं बेटा थन की सूजन। थन की सूजन क्या कहलाती है, मैस्टाइटिस। और एक है मेट्राइटिस, इसको बोलते हैं गर्भाशय। गर्भाशय की सूजन। अब यहाँ पे ये दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वो पूछ लेगा दोनों क्या की सेम से, एक है मैस्टाइटिस और एक है मेट्राइटिस, एक ट्रा का फर्क है। तो ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे कैसे, मैस्टाइटिस थन की सूजन को बोलते हैं और मेट्राइटिस गर्भाशय की सूजन को बोलते हैं। इन चीजों को, दोनों चीजों का आपको नोट डाउन करनी है, याद करनी है। ठीक है। नेक्स्ट है, ऊंट में आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है, तो बता चुका, ओ अनुपस्थित होता है, ओमिज्म। ओ अनुपस्थित होता है, ओमिज्म। ठीक है। निम्नलिखित पशु रोगों के उपनामों का मिलान कीजिए। कर लेते हैं मिलान एक बार, अगर आप कह देते तो एक चीज ध्यान रखना, गलगोटू रोग होता है ना, कौन सा रोग होता है बेटा, गलगोटू। एंथ्रेक्स गिल्टी रोग, एंथ्रेक्स को क्या बोलेंगे, गिल्टी रोग, जहरी बुखार या तिल्ली बुखार। एंथ्रेक्स को तो क्या बोलते हैं, गलगोटू को, बिल्कुल गलगोटू को बोलते हैं स्निफिंग फीवर, नाविक रोग या स्टोक यार्ड। टिटनेस, टिटनेस को ये बोलते हैं धनुष्टंकार या लोकजो। लोकजो क्यों बोलते हैं, ध्यान रखना, ये क्या करता है, जबड़े को लॉक कर देता है पशु को। जैसे टिटनेस रोग हो जाता है ना, तो ये पशु को क्या करता है, जबड़े को क्या कर देता है, लॉक कर देता है। इस वजह से इसका नाम क्या रखा था, लॉकजो। ठीक है। लंगड़ा बुखार, लंगड़ा बुखार को क्या बोलते हैं, जहरबाद। ब्लैक लेग, चुरचुर की आवाज, मैंने बताया था ना
कि लंगड़े रोग में जो पीछे वाला पुट्ठा होता है उसके अंतर्गत क्या भर जाता है, मवाद भर जाती है, या दही जैसा सड़ा पदार्थ भर जाए, उसको दबाने पर किसकी आवाज़ आती है, चुरचुर की आवाज़ आती है। इस वजह से इसका नाम क्या रखा था, चुरचुरिया। अब एक काम कर लेते हैं, पहले में 2 दूसरे में 1, पहले में 2 दूसरे में 1, ठीक है, तीसरे में C, तीसरे में 3 और चौथे में T। पहला ही ऑप्शन राइट है बेटा, पहला ही ऑप्शन क्या है, राइट है। अब ध्यान रखना, एग्जामिनर आपको क्या देगा, किस रोग को नाविक रोग भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए ये किसके नाम है, गलघोटू रोग के नाम है, ठीक है ना। या कह देगा किस रोग को जहरी बुखार भी कहा जाता है, किसको बोलते हैं, एंथ्रेक्स को, ठीक है ना। ये चीजें, किस रोग को सिपिंग फीवर भी बोलते हैं, सिपिंग फीवर इसका नाम क्यों पड़ा था, ध्यान रखें, जे मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में ट्रांसपोर्टेशन करने वाले पशुओं में अधिक होता है, ठीक है ना। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, सिपिंग फीवर बोलते हैं, मतलब सिपिंग में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है ना। इस वजह से ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, भेड़ के किस नस्ल के नर के सींग घुमावदार, वेरी गुड, जबकि मादा सींग रहित होती है, पुंगल, मेरिनो, चोकला और मालपुरा। ध्यान रखना बेटा, ये मेरिनो नस्ल में होता है। जो मेरिनो नस्ल की नर में सींग क्या होते हैं, घुमावदार होते हैं, लेकिन मादा सींग रहित होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, भेड़ों के संबंध में कौन सा कथन सही गलत है, मेरिनो नस्ल का उत्पत्ति स्थान स्पेन है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है गुरुजी। काराकू नस्ल की भेड़ की खाल से लेदर व जैकेट व चमड़े से वस्त्र बनाए जाते हैं, बिल्कुल। और ध्यान रखना, इसमें एक और है, पेल्ट, पेल्ट, ध्यान रखना क्वेश्चन आता है, पेल्ट उत्पादन किस नस्ल से किया जाता है, काराकुल से, ठीक है। भेड़ की रैम्बुलेट नस्ल को फ्रेंच मेरिनो भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी सही है आंसर, इसके तो सारे ऑप्शन क्या है बेटा, सही है। नेक्स्ट है, भेड़ों के संबंध में कौन सा कथन सही गलत है, बिल्कुल यहाँ पे संकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये संकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अविवस्त्र, एक काम कर लेता है, अविवस्त्र का संकरण पूछा है तो अविवस्त्र, इधर से एक ट्रिक और जोड़ रहा है, अविवस्त्र में चो, अभी तो मैं कहाँ चा, वस्त्र में चो, अभी तो मैं वस्त्र में चो, ठीक है ना, अभी तो मैं वस्त्र में चो, तो अविवस्त्र का मतलब तो अविवस्त्र हो जाएगा, ठीक है ना। नस्ल का, मे का मतलब मेरिनो नस्ल का रैम्बुलेट नर, मेरिनो नस्ल का रैम्बुलेट नर, और चो से चोकला मादा, चोकला मादा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, अविवस्त्र नस्ल का संकट, मेरिनो नस्ल के रैम्बुलेट नर। एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पे मेरिनो भी नहीं देना और अगर रैम्बुलेट नर भी दे देना तो भी ये सही माना जाएगा, ध्यान रखना, कोई गलत नहीं है। यहाँ से आप मेरिनो भी हटा दो, रैम्बुलेट नर व चोकला मादा का संकरण किस नस्ल की विशेषता, किस नस्ल को विकसित किया गया था, तो ध्यान रखना, अविवस्त्र मेचो, अविवस्त्र मेचो, ठीक है। अविकालीन नस्ल का संकरण क्या था, मेरा माल अभी गया, मेरा माल अभी गया, मैं से मेरिनो नस्ल का रैम्बुलेट नर, माल से मालपुरा, अभी से अविकालीन गया, ठीक है। तो ये भी क्या है बेटा, सही है। अविवस्त्र नस्ल को केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र, ध्यान रखना, यहाँ से आपका नया क्वेश्चन बन गया है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविकानगर मालपुरा टोंक में विकसित है। तो ध्यान रखना, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, अविकानगर मालपुरा टोंक में, ठीक है। उपरोक्त सभी सही है, तो आंसर क्या है, सही है। तो ध्यान रखना बेटा, अविवस्त्र ही नहीं, अविकालीन नस्ल भी कहाँ से विकसित की गई है, मालपुरा टोंक से, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, उपरोक्त सभी आंसर आ जाएगा, हटा दो इनको, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पशु रोगों को सुमेलित कीजिए, कर लेते हैं। हमारा क्या है, गलघोटू रोग किससे होता है बेटा, पास्टुरिला मल्टोसीडा के कारण होता है, पास्टुरिला मल्टोसीडा के कारण होता है। एंथ्रेक्स रोग बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु के कारण होता है, कहाँ पे दिख रहा है, बैसिलस एंथ्रेसिस 4 में, एक काम कर लेते हैं 4 में। टिटनेस किसके कारण होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनिस, टिटेनी। एक काम करते हैं, हाँ, पहले में 2, दूसरे में 4 और तीसरे में 5, 2 4 5, 2 4
5, ठीक है। लंगड़ा बुखार क्लोस्ट्रीडियम सोबियाई जीवाणुकरण होता है, बिल्कुल ये भी सही हो गया। और फड़किया क्लोस्ट्रीडियम परफ्रीजेंट्स, ध्यान रखना बेटा। जी पिछले साल जेट के अंदर पूछा गया था, जेट 2024 में पूछा गया था, ठीक है ना। तो अब आने वाले जेट के अंदर हो सकता है ये नहीं पूछ के क्या पूछ ले, मेरे को जहां तक लगता है ना वो क्या पूछ सकता है अभी बता देता हूं। या तो वो एंथ्रेक्स का पूछेगा और या पूछेगा वो लंगड़ी बुखार का। ये दोनों रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से जरूर घुसेगा वो। ऊंट में सर्रा रोग का संबंध में कौन सा कथन गलत सही है ना। ऊंट में यह रोग ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई प्रोटोजोआ, अब ध्यान रखना सर्रा रोग किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है। कौन सा, ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई के कारण होता है, बिल्कुल सही है। यह रोग तिवर्सा रोग भी कहते हैं। तिवर्सा रोग क्यों कहते हैं इसको, ध्यान रखना। यह रोग 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक पशु के अंदर रहता है। इस रोग के अंतर्गत पशु सड़ के मरता है। कैसे, सड़ के मरता है, इस वजह से इसको रोग को क्या बोलता है, सर्रा रोग, ठीक है ना। यह रोग केवल ऊंटों में ही होता है, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, कौन सा रोग होने पर पशु गुरगुर की आवाज करता है। गुरगुर की आवाज एक में करता है, गलघोटू में। क्यों, गले में सांस लेने पर किसकी आवाज आएगी, गुरगुर की। गले की जो मांसपेशियां वो क्या होती है, फूल जाती है, जिसके कारण वो सांस लेता है ना तो गुरगुर की आवाज आती है, ठीक है। नेक्स्ट है, मुर्गी के रानीखेत रोग के संबंध में कौन कथनों पर विचार करेंगे, बिल्कुल। इस रोग को, कौन से को, रानीखेत रोग को न्यूकैस्टल डिजीज भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और यह वायरस के कारण होता है, यह भी बिल्कुल सही है। पहला कथन तो बिल्कुल सही है। पहला तो कथन क्या कह रहा है, बिल्कुल 100% सही है। इस रोग में श्वसन तंत्र क्या हो जाता है, प्रभावित होता है, यह भी बिल्कुल 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि श्वसन तंत्र प्रभावित होता है ना, तो इस रोग में पशु क्या करता है, उनके जो श्वसन तंत्र प्रभावित होने के कारण उनके आगे जो आगे वाले पैर होते हैं उनमें क्या मार जाता है, लकवा मार जाता है, और पशु पीछे की ओर गर्दन ऐसे करके पड़ जाता है और मुंह खुला रखता है। और जब भी वो सांस लेता है ना तो सीटी की आवाज आती है, ध्यान रखना। ये इस रोग की मुख्य विशेषता है। इस रोग में गर्दन और पैरों में लकवा मार जाता है, बिल्कुल, और जिसके कारण पक्षी अपनी गर्दन पीछे की ओर घुमा लेता है। और इस रोग में सांस लेने पर सीटी की आवाज आती है। सीटी की आवाज, ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आती है। यह रोग पैरामिक्स वायरस के टाइप 1 के कारण होता है, बिल्कुल। तो ऑप्शन देखना है कि कथन ए और बी सही है, कथन ए बी सही है, कथन तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है, कथन में तो कोई गलती नहीं है। सी डी सही है, ए बी सी डी सही है, केवल ए सही है बेटा। ऑप्शन नंबर 3 ए बी सी डी चारों ही सही है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की आयु ज्ञात करने का तरीका है, दांतों के द्वारा, खुर के द्वारा, सिंगों के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो आयु तो सभी से ज्ञात कर सकते हैं, सभी से ज्ञात करते हैं, ठीक है। अंडे की जर्दी को मध्य में स्थिर रखने का कार्य कौन करता है, ध्यान रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अंडे की जो जर्दी होती है उसको जो मध्य में जो स्थिर रखने का भाग है वो होता है बेटा, एक तो श्वेतक रज्जु होता है और एक चैलेजा। क्या होता है, श्वेतक रज्जु और चैलेजा दोनों होते हैं। ये क्या करते हैं, जो अंडे का जो पीला भाग होता है उसको क्या करते हैं, सिक्योर रखते हैं, ठीक है ना। तो कवच, झिल्लियां नहीं, श्वेतक रज्जु है, चैलेजा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। श्वेतक रज्जु है, चैलेजा होता है। अब आपको ये बताना, जो अंडे की जर्दी का जो पीला रंग होता है किसके कारण होता है, ये बताना है आपको, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दूध को निर्जमीकृत स्टेरिलाइजेशन करने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस पर तापक्रम पर गर्म करते हैं। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट तक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक, 10 डिग्री पर 30 मिनट तक, 221 डिग्री सेंटीग्रेड 20 मिनट तक। तो ध्यान रखना, जो दूध को निर्जमीकृत किया जाता है, निर्जमीकृत करने से क्या फायदा होता है, दूध एक तो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। आप ये मत सोचना कि इसको निर्जमीकृत कर देंगे तो दही जमा लेंगे, नहीं। निर्जमीकृत दूध से दही नहीं जमता है, वो दूध केवल लंबे समय तक क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। तो ध्यान रखना, कितने पर करते हैं बेटा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गाय की विदेशी नस्ल है, विदेशी
नस्ल है, गिर, जर्सी, राठी, कांकरेज। एक ध्यान रखना, जर्सी तो है इंग्लैंड का जर्सी थी, इंग्लैंड का जर्सी थी, देखते ही उड़ा देना ऐसे क्वेश्चन होगा। तो मुर्गी में फाउल पॉक्स, मुर्गी चेचक रोग के संबंध में कौन से कथनों पर विचार करेंगे? बिल्कुल, यह बोरोलिएटा वायरस के कारण होता है, बिल्कुल 100% सही है। कौन जो मुर्गी चेचक होता है किसके कारण होता है? बोरोलिएटा वायरस के कारण होता है। मैंने एक चीज बताई, टर्की मुर्गी में मेलीग्रैंडिस के कारण, किसके कारण? मेलीग्रैंडिस के कारण होता है। आपको एक एक चीज याद होनी चाहिए। यह रोग टर्की मुर्गी में बोरोलिएटा मेलीग्रैंडिस, बिल्कुल पहले ही बता चुका मैं ये चीज। यह रोग प्रथम अवस्था में सूखी चेचक होता है जिससे स्किन पॉक्स भी कहते हैं, ठीक है, कह लेते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इस रोग में चेहरे, कलंगी की चमड़ी खुरदरी हो जाती है और सूखी पपड़ी की तरह उतरने लगती है। कौन से रोग में? फाउल पॉक्स, मुर्गी चेचक के अंदर। याद रखना, एक एक लाइन उठ के आएगी। मुर्गी चेचक में चमड़ी क्या हो जाती है? उसकी उखड़ने लगती है, ध्यान रखना। इस रोग की सबसे घातक अवस्था डिप्थीरिया, मतलब उल्टी दस्त वगैरह हो जाती है, जिससे मौत का खतरा सर्वाधिक होता है। बेटा इसके भी सारे ही ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, ए बी सी डी सभी सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पशु रोगों को सुमेलित कीजिए, रोग कारक और ये दीर्घा। मिल्क फीवर, सबसे ध्यान रखना, मिल्क फीवर किसके कारण होता है? सिंपल सी बात है गुरुजी, कैल्शियम की कमी से। किसके कारण? कैल्शियम की कमी से। अगर कैल्शियम नहीं देगा तो क्या होगा? आपका क्या होगा जनाबे आलिए? तो बेटा ध्यान रखना, क्या करेंगे? मिल्क फीवर। मिल्क फीवर किसके कारण होता है? तो यहाँ पे कैल्शियम तो दिया नहीं, तो उपापचय रोग, उपापचय रोग होता है, ठीक है। तो पहले में तीन इधर है, इधर है, पहले में ये दोनों ऑप्शन क्या आता है? काट दो, तुम दोनों का काम नहीं है इधर। ब्रुसेला, अब मान लो आपको खुरपका और पशु प्लेग के बारे में, ब्रुसेला एबोर्ट। एक काम करते हैं, तीसरे में एक ए बी सी, तीसरे में एक इधर, तो ये नहीं है, तीसरा पहले ऑप्शन सही बेटा। अब ध्यान रखना, खुरपका मुंहपका रोग किसके कारण होता है? बी में 4, पिकार्नो वायरस। खुरपका मुंहपका किसके कारण होता है बेटा? पिकार्नो वायरस, OAC वायरस के कारण होता है, ध्यान रखना। खुरपका वायरस, एक चीज ध्यान रखना, अगर ये पिकार्नो वायरस ऑप्शन में भी नहीं दिया ना, तो ध्यान है कि क्या देगा? या तो देगा OAC वायरस के कारण, या क्या देगा फिर वो जो एशियाई देश होते हैं ना, उनके अंदर ये वायरस किसके कारण होता है? मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। एशियाई देशों में, कौन से देशों में? एशियाई देशों में सेट फर्स्ट, सेट सेकंड और सेट थर्ड, इनके कारण होता है। तो ध्यान रखना, वो क्या दे सकता है एग्जामिनर? खुरपका मुंहपका रोग होता है, पिकार्नो वायरस भी नहीं दिया, OAC वायरस अगर ये भी नहीं दिया ना, OAC भी नहीं दिया ना, तो वो क्या दे सकता है? एशियाई देशों में सेट फर्स्ट, सेट सेकंड, सेट थर्ड, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये या देगा। या कैसे घुमा सकता है इस क्वेश्चन को कि खुरपका मुंहपका रोग निम्न में से किसके कारण नहीं हो सकता है? ऑप्शन में O दे देगा, A दे देगा, C की जगह D दे देगा, ये दे सकता है, ध्यान रखना। तो आपको ये ध्यान रखना, OAC के कारण होता है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट है यहाँ पे पशु प्लेग किसके कारण होता है? पैरामिक्सा वायरस के कारण, छन्नित वायरस या पैरामिक्सा वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर पहला इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। खीस के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, खीस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने ये बोला था जो पशु ब्याता है ना, तो उसके जो 3 दिन तक का जो लैक्टेरियल क्षरण होता है उसको क्या बोलेंगे? खीस। क्या बोलेंगे बेटा? खीस। तो खीस के संबंध में कौन सा कथन सही है? ढूंढते हैं। खीस नवजात पशु को उसके शरीर भार का 1/10 भाग पिलाना चाहिए। 100% बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। याद रखना, नवजात पशु होता है उसको कितना प्रतिशत खीस पिलाना चाहिए? उसके जो शरीर भार होता है उसका 1/10 भाग क्या पिलाना चाहिए? खीस पिलाना चाहिए। खीस नवजात पशुओं में रोग प्रतिरोधकता बढ़ाता है, बिल्कुल 100% सही है। खीस दूध की अपेक्षा पतला होता है। खीस दूध की अपेक्षा पतला होता है, सोचने योग्य बात है, ध्यान रखना। खीस का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, हाँ बिल्कुल ध्यान रखना। जो खीस का जो पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, बिल्कुल 100%। ये लाइन तो बिल्कुल सही है, ये दोनों भी सही थी। तो यहाँ पे लाइन क्या दी थी कि खीस दूध की अपेक्षा पतला होता है। ध्यान रखना बेटा, जो खीस होता है ना वो दूध की अपेक्षा पतला होता है क्या? नहीं होता, पतला नहीं होता, वो क्या होता है? गाढ़ा होता है। ध्यान रखना, आपने कभी देखा हो ना तो उसके अंदर
जो दूध की थर जैसी होती है ना, वैसे उसके अंदर वो निकलते हैं, पार्ट्स निकलते हैं दूध के अंदर, ध्यान रखना। तो इस वजह से दूध से पतला तो वो हो नहीं सकता, दूध से क्या होता है, गाढ़ा होता है। तो यही क्या होता है, पतला नहीं होता। इस वाले लाइन की जगह क्या कर सकते हैं, वो दूध से क्या होता है बेटा, गाढ़ा होता है। दूध से क्या होता है, गाढ़ा होता है, पतला नहीं होता। ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। गाय की किस नस्ल की आंख का ऊपरी भाग बड़ा हुआ होता है, जिससे इनकी आंखें आधी खुली हुई दिखाई देती है, इस कारण से शर्मीली, ओए होए मेरी ललन टॉप, शर्मीली दिखाई देती है। ध्यान रखना, गाय की ऐसी नस्ल है, मैं खुद ही शर्मा जाता हूँ कभी कभी। तो ध्यान रखना, गाय की किस नस्ल की आंख ऊपरी भाग बढ़ा हुआ होता है। बेटा एक चीज ध्यान रखना, आपने अगर गिर नस्ल की गाय देखी हो तो एक तो उसका ऊपर वाला सिर होता है, ऊपर वाला सिर एक ही होता है, दो थोड़ी होता है सिर, ठीक है ना। जो सिर होता है ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, जिसके कारण जो उसकी आंख होती है ना, वो दबी हुई दिखाई देती है। चाइनीज लोगों को देखा, कभी चीनी लोगों को, सालों का पता ही नहीं लगता कि सो रहे हैं जग रहे हैं। वैसा ही इस गाय का काम है, कौन सी का, गिर का। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना बेटा, बहुत अच्छी विशेषता है, एक एक लाइन छपेगी पेपर में। नेक्स्ट, गाय की किस नस्ल का दूध सर्वाधिक मीठा होता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गाय की किस नस्ल का दूध क्या होता है, सर्वाधिक मीठा होता है। तो मैं एक ही चीज कहूंगा, साहिवाल। क्या कहूंगा, साहिवाल। और एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जो दूध में मीठापन किसके कारण होता है, दूध में मीठापन किसके कारण होता है, लैक्टोज के कारण। किसके कारण, लैक्टोज। याद कर लेना एक एक चीज, लैक्टोज के कारण होता है। 100 क्वेश्चन, 105 क्वेश्चन लेके आया हूं, 105 क्वेश्चन में 5 से 7 क्वेश्चन छापूंगा पेपर में, सुन लेना पहले, फिर ये मत कर देना कि गुरुजी का ही नहीं आपने। तो ऐसी औषधि जो रोगाणुओं को उनके बीजाणु सहित नष्ट कर देती है, कहलाती है, बता चुका हूं पहला आंसर, गलत मत कर देना, नहीं तो वहीं आके टोकूंगा। और क्लास को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को फॉलो कर देना, सब कुछ कर देना। लाइक, आज आपको मेरी कसम है, जितने भी बच्चे देखते हैं, लाइक के बटन पे जरूर जाने चाहिए आप लोग। ध्यान रखना, लाइक जरूर कर देना, आपका कुछ नहीं जाता यार, एक बटन दबाने में क्या जाता है आपका, कुछ नहीं जाता, बस मेरे को खुशी मिल जाती है। आपने लाइक किया तो मेरे को खुशी मिल जाती है, हाँ बच्चा देख रहा है इसको, ठीक है ना। तो क्या दिया है, जीवाणुओं को नष्ट कर देना, रोधक नहीं हो सकता। जीवाणु रोधक तो क्या होगा, उनकी वृद्धि को रोकेगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, जीवाणु से बीजाणु से नष्ट कर रहा है, तो जीवाणु नाशक हो गए। जीवाणु नाशक, मर्दन तेल, मर्दन मालिश करने वाले तेल होते हैं, मर्दन तेल तो कौन से तेल होते हैं, मालिश करने वाले तेल होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे अपन। निम्न में से विरेचक पदार्थ नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, विरेचक बहुत इंपॉर्टेंट पदार्थ नहीं है। बेटा एक चीज ध्यान रखना, तीनों ऑप्शन इतने इंपॉर्टेंट है, आग लगा देंगे। यहां से एक क्वेश्चन जरूर टपकेगा इस साल, देख लेना चाहिए, ठीक है ना। अब क्या आ सकता है, वो पूछेगा विरेचक, पहले तो ये पता होना चाहिए विरेचक, विरेचक होता क्या है, परगेटिव, दस्त। और जो रसायन जो पशु को दस्त लगाते थे, उनके अंदर से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दस्त लगाने के लिए कौन से विरेचक काम आते हैं। तो ध्यान रखना, इस सब गोल की भूसी से दस्त लगते हैं क्या, बिल्कुल लगते हैं। इस सब गोल की भूसी से क्या लगते हैं, दस्त लगते हैं। गंधक से और हरा चारा, तीनों से क्या होते हैं, दस्त लगते हैं, और तीनों क्या है, रेचक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जाता है कि कौन सा तीव्र रेचक है, कौन सा हल्का रेचक। तो ये तो कौन सा है बेटा, हल्का रेचक। अरे लिख जा, हल्का रेचक है, ठीक है ना। कौन सा रेचक है, हल्का रेचक है, ठीक है ना। बेरियम क्लोराइड और क्रोटन का तेल, इनको बोलते हैं बेटा तीव्र रेचक। ये कौन से होते हैं, तीव्र विरेचक या रेचक, तीव्र रेचक, ध्यान रखना। मैग्नीशियम सल्फेट, अलसी का तेल और अरंडी का तेल, ये कौन से होते हैं बेटा, मृदु रेचक, मृदु रेचक। कौन सा होता है, मृदु रेचक। मैग्नीशियम सल्फेट या अलसी का तेल या अरंडी का तेल कौन सा होता है, ये मृदु रेचक होता है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये और बता देता हूं आपको कि बेरियम क्लोराइड है या क्रोटन का तेल है, कि निम्न में से कौन सा तीव्र रेचक है। तो ध्यान रखना, कौन है, क्रोटन का तेल या बेरियम क्लोराइड है। कि निम्न में से कौन सा हल्का रेचक है, इस सब गोल की भूसी, गंधक या हरा चारा, कौन से में आता है, हल्का रेचक।
निम्न में से कौन सा मृदु रेचक है? अरंडी का तेल, अलसी का तेल, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है ना। तो ये क्या पूछा था क्वेश्चन कि निम्न में से विरेचक पदार्थ नहीं है, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 4 क्या है? कार्बोलिक एसिड। और कार्बोलिक एसिड क्या है? जीवाणुनाशक। क्या है? जीवाणुनाशक। बता चुका काफिला किसने लूटा? मुर्गी के अंडे में सर्वाधिक प्रतिशत किस अवयव का होता है? पानी, प्रोटीन, वसा और विटामिन। ध्यान रखना बेटा, जो मुर्गी होती है ना उसके अंडे में जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो किसकी होती है? पानी की होती है। सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? पानी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं से क्वेश्चन अक्सर पूछा भी जाता है कि भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है? वल्लभनगर उदयपुर में। कुमेर भरतपुर में किसका है? बिल्कुल है, मुर्रा नस्ल का। मुर्रा नस्ल का है। हिसार हरियाणा और करनाल हरियाणा, हिसार हरियाणा में भी है, अगर आपको आता हो तो कमेंट करना जरूर। और ध्यान रखना हिसार हरियाणा में क्या है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र या संस्थान, ये कहां स्थित बेटा? हिसार हरियाणा के अंदर है, करनाल हरियाणा में नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भेड़ की किस नस्ल में नाक ऊपर की ओर उठा हुआ होता है जिससे इसे तोतापुरी नस्ल भी कहते हैं? मारवाड़ी, चोकला, मेरिनो और जैसलमेरी। ध्यान रखना, भेड़ की जो जैसलमेरी नस्ल होती है ना इसका नाक ऊपर की ओर उठा हुआ होता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? तोतापुरी नस्ल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परजीवियों का म्यूजियम किसे कहा जाता है? परजीवियों का म्यूजियम ध्यान रखना किसको बोलते हैं? भेड़ को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? भेड़ में जो ऊन होती है ना उसके अंदर कई प्रकार के क्या होते हैं? कीट होते हैं, वो उसके अंदर छिपे रहते हैं, इस वजह से उसको क्या बोलते हैं? परजीवियों का म्यूजियम बोलते हैं या परजीवियों का घर भी बोलते हैं। किसको बोलेंगे बेटा? भेड़ को बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि भैंस की कौन सी नस्ल सबसे हल्की श्रेणी की होती है? महसाना, जाफराबादी, भदावरी, सूरती। तो एक चीज ध्यान रखना, मैंने पहले बता चुका ये वाला क्वेश्चन, तो हल्की श्रेणी की जो भैंस की नस्ल होती है वो होती है सूरती। कौन सी होती है? सूरती, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन, भैंस की कौन सी नस्ल के सींग चपटे, नुकीले तो पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं? ध्यान रखना, मुर्रा। अब आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। मुर्रा जलेबी के आकार के, घुमावदार, जलेबी के आकार के, है ना, जलेबी के आकार के समान हो तो घुमावदार होते हैं मुर्रा के। तो ये क्या कह रहा है कि कौन सी भैंस के सींग चपटे, नुकीले वो पीछे की ओर मुड़े हुए? तो मुर्रा के तो वैसे ही नहीं होते। जाफराबादी की मैंने एक चीज बताया था, जाफराबादी नस्ल होती है उसके जो सींग होते हैं वो नीचे की तरफ होके मुड़े हुए होते हैं। कहाँ होते हैं? नीचे की तरफ। और ये क्या बोल रहे हैं? पीछे की ओर मुड़े हुए। भदावरी बिल्कुल 100% किसका आएगा? भदावरी। और सूरती का तो कैसे होते हैं? दराती के आकार के होते हैं। तो दराती के आकार कैसी होती है? दांतली नुमा होती है ना, दराती तो ऐसी होती है ना, ठीक है ना। तो आंसर क्या जाएगा? भदावरी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगा लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज ये एनिमल हस्बेंड्री के अपन ने 105 क्वेश्चन फिनिश किए। गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपके एनिमल हस्बेंड्री के 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 से 7 क्वेश्चन इन क्वेश्चनों में से आपको 105 क्वेश्चनों में से जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से रिवीजन कर लो। लगभग आज इस सेशन से लगभग आपका पूरी एनिमल हस्बेंड्री कवर हो चुकी होगी, पूरा रिवीजन हो चुका होगा अगर आपने सही तरीके से देख लिया तो। इस वीडियो को आप 1-2 बार देख लेना, गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छे से करके आना पेपर को। नेगेटिव मार्किंग का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना, आपको चाहे जितनी क्वेश्चन आ रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि पेपर टफ है, ठीक है ना, आपको लग रहा है कि मैंने पढ़ा था जहाँ से नहीं आया पेपर, आपको लग रहा है पेपर टफ है, तो ध्यान रखना आपको चाहे 40 क्वेश्चन आ रहे हो, चाहे 50 क्वेश्चन आ रहे हो, चाहे 60 क्वेश्चन आ रहे हो, करके छोड़ देना। नेगेटिव में घुसा 100% कह रहा हूँ दोबारा पछताओगे, दोबारा आपको कोचिंग करने की आवश्यकता पड़ेगी। इतना ही कहूँगा, जितना हो सके उतने ही नेगेटिव करना, हो सके जितना, मान लो आप 2-5 क्वेश्चन कर देता तो चल जाता है, लेकिन यार 20 नहीं चलता, 30 नहीं चलता, ये नेगेटिव नहीं है, ये आपका सिलेक्शन की दौड़ से बाहर करने वाले हैं। इतना ही कह रहा हूँ। सिलेक्शन की दौड़ में आप सोच रहे हो कि
39,000 बच्चे हैं तो 39,000 बच्चों के अंदर से कैसे सिलेक्शन होगा? सब डफर है, कोचिंग 10,000 ही कर रहे हैं, लेकिन उन 10,000 में सिलेक्शन सीटें कौन ले रहा है? ये आपको सोचने वाली बात है। जिन बच्चों के आपसे कम नेगेटिव है वो उन्हीं को सीट मिलती है, बाकी के है आपके जैसे ही वो। इतना ही कहूँगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से पेपर करना। कोई भी दिक्कत आए, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है या कोई भी चीज़ आप अगर पूछना चाहते हैं तो मैं आपको स्क्रीन पर, कहाँ पे? स्क्रीन पर शर्मा जी के नंबर डाल देता हूँ, 8741090585। ये नंबर है। आप अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो तो आप संपर्क कर लेना, ठीक है ना। संबंध अपने वही रहेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, ठीक है ना। संबंध किसी को खराब नहीं करने, कहीं न कहीं काम आए जाते हैं, ठीक है ना। कैसा भी हो आपका, आप जरूर बताना, शेयर करना कि सर मेरा हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है ना। हो जाए वेल डन, अच्छी बात है। और दुआ करूँगा कि आप सभी का अच्छे से पेपर हो जाए, बस आप सभी जितने भी बच्चे आए हैं वो अच्छी जगह पहुंच जाए। भगवान से यही प्रेरित करता हूं मैं सुबह शाम, ठीक है ना। और किसी भी बच्चे को, आपका भाई हो बहन हो, अगर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कोचिंग करनी हो तो 1 तारीख से बैच स्टार्ट है। और अगर जेट फाउंडेशन या CUT का फाउंडेशन लेना हो तो 3 जुलाई से बैच स्टार्ट है, ठीक है ना। तो आप बेझिझक उनको बता सकते हो। क्लास को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है ना। मेरा मनोबल भी मत तोड़ना, ठीक है। मिलेंगे नए उत्साह के साथ में, अगले जोश के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।